वेद और पलक ब्लडी इश्क की कहानी एपिसोड 4। अगली सुबह मिश्रा जी का घर। सभी घर वाले बहुत लेट सोकर उठे। तपस्वी जी और गरिमा जी बहुत पहले उठ गए थे। वहीं उनकी दोनों बेटियां अभी तक सोई थी क्योंकि रात में सभी लोग बहुत देर तक जगे थे। यूं ही कहा जाए तो रात भर घर वाले सोए नहीं। पलक तो रात में कई बार नींद में चिल्लाए जा रही थी, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा बाल, प्लीज़ छोड़ो। उसकी हालत घर वालों को देखा नहीं जा रहा था क्योंकि वेद ने उसके सिर के बाल बहुत कस के पकड़ा था, जिससे उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। रात में गरिमा जी ने उसके सिर में ठंडा तेल भी लगाया था ताकि उसे ज़्यादा दर्द ना हो। काफ़ी रात जगने के बाद पलक सुबह में जाके सोई थी, इसलिए वह सुबह उठ नहीं रही थी और तपस्वी जी गरिमा जी ने उसे सोने भी दिया क्योंकि बेटी रात भर रोई दर्द से तड़पती जो थी। मिश्रा जी के घर में जो रोज़ रौनक रहता था आज एकदम उदासी में छाया हुआ था। वहीं दादी सुबह 4-5 बजे उठ जाती थी। आज उन्हें भी उठने में देरी हुआ और कल जो कुछ हुआ था उनके दिमाग में अभी भी वही सब घूमने जा रहा था। गरिमा जी ने सभी के लिए नाश्ता बनाई। तपस्वी जी ने बेमन से थोड़ा सा खाया। वह दुकान जाने के लिए निकल पड़े। वहीं गरिमा जी ने उन्हें रोकते हुए बोली, आज आपको दुकान नहीं खोलना चाहिए, पता है ना घर में आज। वह बोल ही रही थी कि तपस्वी जी बोल पड़े, नहीं गरिमा, दुकान जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बड़ा तूफान आने वाला है जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं। दुकान जाकर ही सब कुछ निपटाना पड़ेगा, नहीं तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इतना बोलकर तपस्वी जी घर से बाहर निकले और दुकान के लिए चल पड़े तो वहीं गरिमा जी तुरंत अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी। उन्हें घबराहट तो बहुत हो रहा था। बालमपुर गांव मेन बाजार। करीब 10 बजे तक वेद और अपने बॉडीगार्ड के साथ बाजार में आकर रुका। जैसे उसकी महंगी कार देखकर बाजार में रुका, सभी दुकान वाले चौकन्ना होकर देख रहे थे, मानो इतना वीआईपी लोग तो कभी यहाँ आए हुए नहीं। गांव में इस टाइम तक तो सभी लोग दुकान चालू कर देते और सभी का दुकान चालू भी हो गया था। तपस्वी जी ने भी अपनी दुकान खोल दिया था। गाड़ियों की आवाज़ जैसे उनके कान में गया कि तपस्वी जी की धड़कन धक धक करने लगा क्योंकि यही गाड़ी रात को उनके घर जो आया था, भला वह कैसे भूल सकते। कार रुकते ही सबसे पहले ड्राइवर और टाइगर बाहर निकले। उसके बाद टाइगर कार के पीछे का दरवाज़ा खोला। उसमें से वेद बाहर निकला। उसने आंखों पर ब्लैक कलर गॉगल्स लगाया था। कमाल का हैंडसम दिख रहा था। उसकी पर्सनैलिटी देख कोई नहीं कह सकता कि वह यहाँ का है। वेद ने टाइगर को अपनी उंगली से इशारा किया। उसका इशारा पाते ही टाइगर चलते हुए आगे गया और तेज आवाज़ में सभी दुकान वालों को बाहर आने के लिए कहा। जिनका दुकान आगे था वे सब दुकान वाले बाहर आने लगे, बल्कि सबको देखकर जो दूर दूर तक थे वह सभी इकट्ठा होने लगे। सबके चेहरे पर खामोशी छाया हुआ था। सभी इकट्ठा हो गए। वहीं वेद अपने ही एटीट्यूड में खड़ा था। अब इतने लोग थे तो जाहिर सी बात है आपस में बात तो करेंगे ही। धीरे धीरे कुछ लोग बातें करने लगे। लगता है यही भावेश है जो इतने सालों से अपने गुंडों को यह जगह खाली करने के लिए भेज रहा था और हमने उन्हें हमेशा सबक सिखा के भेज दिया, इसलिए इस बार खुद चलकर यहाँ आया है। जितने लोग उतनी बातें करने लगे। जब बहुत लोग इकट्ठा हो गए तो वेद अपने आंखों से चश्मा उतारते सभी के तरफ देख अपने दमदार आवाज़ में बोला, मैं तुम लोगों को ना कोई धमकियाँ देने आया हूँ और ना ही समझाने आया हूँ, तुम सबको ऑर्डर देने आया हूँ। पूरे 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को, उसके बाद वक्त मांगने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपस में डिसाइड कर लो इस ज़मीन का कितना तुम लोगों को लेना है। तुम्हारी औकात से भी ज़्यादा तुम लोगों को मिल जाएगा। वेद का इतना कहना कि तपस्वी जी आगे
आए, बल्कि उनके साथ बहुत से लोग आगे आगे और तपस्वी जी बोल पड़े, हमें हमारी औकात पता है, तुम्हें या किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं। अब तक दूसरा आदमी मोहन बोल पड़ा, अगर इतनी ही औकात की बात कर रहे हो तो छोड़ दो ना तुम भी ये ज़मीन। क्यों तुम्हें ज़मीन के पीछे पड़े हो? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि इसका कीमत क्या है। ना हम तब ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार हुए और ना ही आज होंगे। तुम्हें जो करना है कर लो। लोगों का आर्ग्यूमेंट देखकर वेद को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर भी वह शांति से एक दफ़ा फिर कहा, मुँह मांगे रकम तुम लोगों को दिया जाएगा, जिसे जितना चाहिए वह उतना बोलो और अपना पैसा ले लो। आखिरकार तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? ज़मीन का जो आज का वैल्यू है उससे ज़्यादा तुम लोगों को दिया जा रहा है। गाड़ी, बंगला, दुकान सब कुछ ले सकते हो। अपने बच्चों के लिए भी तुम लोग कुछ न कुछ कर सकते हो। वेद लगातार उन लोगों को लालच दिए जा रहा था। कुछ लोग शांति से वेद की बातें सुन रहे थे। उन सब के मन में कहीं न कहीं लालच का बीज पनपने लगा। पर कुछ लोग थे जो अभी भी लड़ रहे थे कि वह इस ज़मीन को खाली नहीं करेंगे। बहुत लोग आपस में बातें कर रहे थे तो बहुत लोग वेद के साथ आर्ग्यूमेंट। वहीं वेद ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, एक बार फिर से कह रहा हूँ, 24 घंटे का टाइम देता हूँ। अगर तुम लोगों का इरादा चेंज हो गया तो होटल कॉन्टिनेंटल में आकर मुझे इन्फॉर्म कर देना, जिसे जितना पैसा चाहिए सब मिल जाएगा। और रही दूसरी बात, अगर तुम लोगों को पैसे नहीं चाहिए तो 1 महीने के बाद ना पैसा मिलेगा और ना ही ज़मीन। सोच लो तुम लोगों को क्या करना है। फिर रोड पर आओगे तो मुझे मत ब्लेम करना। यह लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ। वेद की बातें आज सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे, पर तपस्वी जी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हुए। वह तो बगावत करते हुए बोले, तुम हम लोगों को लालच नहीं दे सकते, समझे? हमें पैसों से प्यार नहीं है, हमें हमारी ज़मीन से प्यार है और हम उसमें 1 रुपये या 10 रुपये हम उसमें ही खुश हैं। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। तपस्वी जी बोल ही रहे थे कि वेद ने उनके बातों को पूरी तरह इग्नोर किया और आंखों पर चश्मा लगाते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ, मुझे फालतू बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं, 24 घंटे का समय है। इतना बोलकर वह कार में जाकर बैठ गया और एक नज़र बाहर की तरफ देखा और देखते ही देखते उसकी कार वहाँ से तेज़ रफ्तार में निकल गई। वेद के जाने के बाद सभी लोग आपस में बहुत ज़्यादा बातें करने लग गए। लालच किसे ना आए। वेद ने भोले भाले लोगों को लालच दिया और कईयों को लालच आने भी लगा। और जहाँ लालची लोग होते हैं वहाँ ईमानदारों का टिकना बहुत मुश्किल होता है। तो अब गेम यही उल्टा हो गया। वेद कुछ देर बाद कॉन्टिनेंटल होटल आ गया और आते ही सबसे पहले खुद के कपड़े चेंज किया। वह हमेशा से अपने आप को बहुत ही क्लीन रखता था, उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह सिगरेट निकाल कर स्मोक करने लगा। तभी उसका मोबाइल रिंग किया और वह स्क्रीन पर देखा तो यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त डैनियल का था और उससे वह फ़ोन पर बातें करने लगा। डैनियल उसे किसी काम की वजह से कैलिफोर्निया बुला रहा था। वेद ने साफ साफ मना कर दिया कि वह अभी नहीं आ सकता, उसे एक अर्जेंट काम निपटाना है और वह जैसे कंप्लीट हो गया तो वह तुरंत आ जाएगा। जो सुनकर डैनियल ने हाँ भर दिया। वे दोनों इसी तरह काफ़ी देर तक अपने बिजनेस या न्यू प्रोजेक्ट के लिए बातें कर रहे थे। वेद डायमंड का लेन देन करता था। इस बिजनेस में वह बहुत ज़्यादा मास्टर हो गया था और उसका बिजनेस इंडिया नहीं बल्कि देश विदेश में डायमंड के नाम से भी उसे जाना जाता था। हर कंट्री में उसका नया नया नाम था। इधर मिश्रा हाउस दोपहर होने को आ गया था, फिर भी पलक लेटी हुई थी, जो देख गरिमा जी कमरे में जाकर उसके बगल में बैठ प्यार से उसे उठाने लगी। जैसे उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह नींद में चिल्लाने लगी, आह मम्मी बहुत दर्द कर रहा है।
पलक को दर्द में देखकर गरिमा जी की आंखें नम हो गई तो वहीं दूर खड़ी नंदिनी भी अपनी बहन के लिए परेशान होने लगी। गरिमा जी ने बड़े प्यार से पलक को उठाकर बिठाई। गरिमा जी जितनी बार पलक के सिर को छू रही थी उतनी बार वह दर्द से तड़प रही थी। उसके बाद उन्होंने उसके बालों को हल्के हाथों से छूना चालू किया। उसके सिर के बाल बहुत ज़्यादा टूट गए थे। गरिमा जी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी के बालों को कंघी से धीरे धीरे उसके सभी टूटे हुए बालों को निकाला और जब उन्होंने उसके सारे टूटे बालों को इकट्ठा किया तो बहुत बाल उसके सिर से उखड़ गए थे और जहाँ से बाल उखड़े थे वहाँ पर उसे बहुत दर्द कर रहा था। गरिमा जी ने वापस उसे ठंडा तेल लगाया और रोने की वजह से उसकी आंखें एकदम लाल लाल सूज गई थी। गरिमा जी ने पलक को प्यार से समझाते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पापा अभी आते ही होंगे, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँगी। इतना बोलकर उन्होंने अपने हाथों से उसे नाश्ता खिलाया। उधर राजस्थान जयपुर। भावेश को यह बात तो पता चल गया था कि वेद मुंबई से बनारस आ गया है और काम पर भी लग गया है। उसे सारा खबर मिल रहा था। वह और उसका भाई बलराम दोनों बहुत खुश थे। बलराम एक्साइटेड होते हुए अपने बड़े भाई भावेश से कहा, भाई साहब, इस बंदे ने 24 घंटे का टाइम देकर बहुत अच्छा किया। जितना जल्दी काम होगा उतना हमारा ही फायदा है। अपने छोटे भाई की बातें सुनकर भावेश शराब पीते हुए कहा, बलराम, इसीलिए तो मैंने यह काम इसे सौंपा है ताकि जल्द से जल्द यह सब कुछ निपटा लेगा। दोनों भाई जीत पाने से पहले खुशियां मनाने लगे क्योंकि कई सालों से उनका टारगेट था इस ज़मीन को हासिल करने के लिए, पर हर बार नाकाम हो जाते। पर इस बार उनकी उम्मीदें जागी कि यह काम जल्द से जल्द हो जाएगा। बालमपुर के गांव के सभी लोग आपस में काफ़ी देर मीटिंग करने लगे। जो लड़के थे या बहुत ज़्यादा जवान थे, उनका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लगा और वह आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि अगर करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो हम क्यों नहीं यह जगह छोड़कर कहीं अच्छी जगह सिटी में जाकर बस जाए। हर कोई अपनी अपनी नई नई तरकीब लगाने लगा। कम से कम 18-20 दुकान थी। उसमें से 10-12 लोगों की तो नीयत खराब ही हो गई और वह शाम तक तैयार भी हो गए कि क्यों न हम ये ज़मीन बेचकर कहीं अच्छी जगह शिफ्ट हो जाए। उनके मन में बदलाव देखकर तपस्वी जी, मोहन जी, ये सभी लोग चिल्लाने लगे कि कोई बाहरी आकर अगर तुम्हें पैसे की लालच दे तो क्या तुम अपना घर भी बेच दोगे। उन लोगों के लाख समझाने के बाद भी कोई मान नहीं रहा था, बल्कि वे लोग लालच में पड़ गए थे और यही कह रहे थे कि हम तो अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हैं और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाएंगे। शाम का वक्त बालमपुर गांव। सभी दुकान वालों ने पूरा दिन लगा दिया सोचने में और धीरे धीरे मामला बढ़ते जा रहा था क्योंकि अब ज़मीन बेचने की तादाद ज़्यादा बढ़ गई थी। जो बेचने के लिए तैयार हो गए थे वह दूसरे को भी कन्वीनियंस करने लगे कि वह ज़्यादा पैसों में ज़मीन बेचकर कहीं दूसरी जगह खरीद ले। ऐसे करते करते उन्होंने सभी को राजी करवा लिया था। अब फिलहाल 5 से 6 लोग ही बचे थे जो अभी भी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए थे। इसमें 2 ग्रुप बन गया था। जो ग्रुप ए था वह अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, जिसमें तपस्वी जी, मोहन जी और भी कुछ लोग आ रहे थे। और जो ग्रुप बी बना था उसमें सभी लोग अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो गए। जब दोनों टीम में बगावत होने लगा तो टीम भी फैसला ले लिया कि वह खुद कॉन्टिनेंटल होटल जाकर अपनी ज़मीन बेचने की बात करेंगे।
जो देखकर ग्रुप ए उन्हें समझाने लगी। तपस्वी जी आज खुद को लाचार समझने लगे और वह हाथ जोड़ते हुए उनके सामने कहने लगे, तुम सब ऐसा मत करो। हमने अगर एक बार ज़मीन बेच दिया तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। ये ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो भावेश हमारे पीछे पड़ा है, वरना वह कब का पीछे हट जाता। पर उसे भी पता है कि यह ज़मीन की कीमत आगे चलकर उसके चंद पैसों के बराबर कहीं ज़्यादा है। तपस्वी जी चिल्लाते रहे, कहते रहे, पर उनकी बातों का कोई भी असर किसी को नहीं हो रहा था। सब के सब मुकर गए थे, सब के सब लालची हो गए थे, क्योंकि उन्हें मुँह मांगी रकम दिया जाएगा। तपस्वी जी खुलेआम कहा, जिन्हें अपनी ज़मीन बेचना है वह बेचे, पर मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना बोलकर वह अपनी दुकान में चले गए। उनके जाते ही मोहन जी भी अपनी दुकान में चले गए। बाकी के लोगों ने आपस में बातें करने लगे कि देखो, अगर हमने ज़मीन नहीं दिया तो वह 1 महीने में किसी भी हालत में वह छीन भी लेगा और पैसे भी नहीं देगा, तो हम रोड पर आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम अच्छी खासी रकम ले लें और कहीं दूसरी जगह अपनी दुकान फिर से चालू करेंगे। टीम बी उन्होंने फैसला कर लिया कि वह सब होटल जाकर अपनी ज़मीन बेचने के लिए बता देंगे और वह सभी इकट्ठा होकर कॉन्टिनेंटल होटल पहुंच भी गए। जब वेद को पता चला कि वे सब ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो गए, तो वह उनसे मिलने के लिए होटल के हॉल में बुलाया। वहाँ पर तपस्वी जी को न देखकर वेद के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और वह एरोगेंट वॉइस में सभी की तरफ देखा, तो तुम अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो, पर तुम्हारा मेन लीडर ही तैयार नहीं हुआ है। मुझे उस इलाके का पूरा ज़मीन चाहिए। यह सुनकर उन लोगों में से एक आदमी आगे जाकर बोला, सर देखिए, हम तो अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हैं और हमने उन्हें भी ज़मीन बेचने के लिए कहा, पर वह तैयार नहीं हो रहे। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। हमने उन्हें समझा दिया, पर वह समझने को तैयार नहीं है। उस आदमी का इतना कहना कि वेद बोला, ठीक है, मैं एक बार कल फिर से तुम सबका मीटिंग लेने वाला हूँ। अगर सबके सब तैयार हो गए तो ठीक, वरना मैं अपने तरीके से उस ज़मीन को निकलवा ही लूँगा। वेद के मुँह से ऐसी बातें सुन वे सब डरने लगे, पर वह आदमी वापस बोला, सर हम तो बेचने के लिए तैयार हैं और हमें पैसों की ज़रूरत भी है। उसका इतना कहना कि वेद बोला, अगर तुम लोगों को पैसे की इतनी ही ज़रूरत है तो तुम उन्हें भी तैयार करो ना, और जितना पैसा चाहिए उतना लो और दफ़ा हो जाओ। 5 मिनट तक और वे सब रुके थे। उसके बाद वेद ने उन्हें सबको जाने के लिए कह दिया। उन सबके जाने के बाद करीब 7 बजे के बाद तपस्वी जी और मोहन जी और बाकी के लोग वेद से मिलने कॉन्टिनेंटल होटल आए। वे सभी नीचे बैठकर वेद का इंतजार कर रहे थे। जब वेद आया तो उसे यही लगा कि शायद यह लोग भी अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो गए रहेंगे। और वेद आया तो तपस्वी जी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, देखो, हमारे कुछ भाई लोग अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो गए हैं, पर उन्हें नहीं पता कि आगे चलकर उन्हें कितनी तकलीफ़ होगा। तुम कहीं और जगह ज़मीन देख लो, पर हमारी ज़मीन के पीछे मत पड़ो, हमें जीने दो। तपस्वी जी के साथ साथ मोहन जी भी बोल रहे थे। वे सब अपनी ज़मीन के लिए भीख मांग रहे थे, पर वेद किसी का सुनने को तैयार नहीं। वेद ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, मैंने कह दिया ना कि मैं ये ज़मीन को लेकर रहूँगा, मतलब लेकर रहूँगा। अब 1 महीने का टाइम देता हूँ, अगर इरादा बदल गया तो ठीक, वरना तुम लोगों का फैसला। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं।
तपस्वी जी और वेद का लगभग 1 घंटा तक इसी बात का आर्ग्यूमेंट चलता रहा। उसके बाद वेद अब ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। वह जाने के लिए उठा। जब तपस्वी जी वेद बातें कर रहे थे तभी उनका मोबाइल रिंग करने लगा, पर उन्होंने पहली दफ़ा कॉल को इग्नोर किया। पर जब दूसरी बार कॉल बजा तो उन्होंने कॉल रिसीव किया, क्योंकि यह कॉल उनके घर का था। और जैसे उन्होंने हेलो कहा तो कॉल के दूसरी तरफ से गरिमा जी परेशान होते हुए बोली, कितना टाइम हो गया है, आप घर नहीं आए और आपने दुकान भी बंद रखा है। गरिमा जी का इतना कहना कि परेशान होते हुए तपस्वी जी बोले, क्यों, क्या हुआ, तुम दुकान पर गई थी क्या? दूसरी ओर से गरिमा जी बोली, पलक की तबीयत ठीक नहीं है। उस शैतान ने जो मेरी बच्ची के बालों को इतना कस के पकड़ा था, उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर आप जल्दी घर आएंगे तो मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊं। गरिमा जी का इतना कहना कि तपस्वी जी परेशान होते हुए बोले, क्या हुआ मेरी बच्ची को, वह ठीक तो है? तपस्वी जी इतना बोलकर अपनी गुस्से भरी आंखों से वेद को देख रहे थे। वहीं वेद भी उनके तरफ ही देखा, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची का जिक्र जो किया था। तपस्वी जी बोले, ठीक है, तुम कॉल रखो, मैं घर आता हूँ। आने के बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे। इतना बोलकर उन्होंने कॉल कट किया और वेद को नफरत भरी आंखों से देख कहा, तुमने मेरी बच्ची के साथ ठीक नहीं किया, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। इतना बोलकर वह जाने लगे तो वहीं वेद अपनी आईब्रो सिकुड़ाते हुए सोच में पड़ गया कि उसने क्या किया, और मन ही मन खुद से कहने लगा, मैंने तो उसकी बेटी पर हाथ भी नहीं उठाया, फिर यह बुढ़ा मुझे किस बात का इल्ज़ाम लगाकर गया। वेद को किसी पर दया माया बिल्कुल भी नहीं आता, बल्कि वह अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले बड़े शान से होटल के अंदर चला गया, जैसे कि कोई मरे भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तपस्वी जी तेजी से होटल से भागते हुए अपने घर आए, और जब घर आए तो गरिमा जी और दादी सभी लोग बैठे तपस्वी जी के आने का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे वह आए तो गरिमा जी ने सब कुछ बता दिया। उसके बाद वह अपनी बेटी को पास के क्लिनिक में लेकर गए। जब डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन और दवाई दिया तब वह अपने घर लेकर आए। वहीं होटल रूम के कमरे में वेद बैठे ड्रिंक कर रहा था। अभी कुछ घंटे पहले जो कुछ हुआ वह सभी वारदात के बारे में सोच रहा था। जो पहले टीम आई थी उनकी भी बातें, और जब दूसरी बार टीम आई उनकी भी बातें, और लास्ट में एक जो सवाल छूट गया था वह था तपस्वी जी का ये कहना कि उसकी वजह से उसकी बेटी वह कभी माफ़ नहीं करेगा। वेद बहुत देर तक सोच रहा था। आखिर उसने उसकी बेटी को कुछ किया भी नहीं, फिर भी वह क्यों ऐसा बोल कर गया। बहुत सोचने के बाद उसे कुछ जवाब नहीं मिला और वह रात का डिनर किया और सो गया। अगली सुबह वेद को अर्जेंट मुंबई जाना था, क्योंकि उसका कोई एक अर्जेंट काम रह गया था जो उसके बगैर वह नहीं हो सकता। इसलिए वह जल्दी से मुंबई जाने के लिए तैयार होने लगा। मुंबई जाने से पहले वह सबसे पहले बालमपुर गांव गया, क्योंकि उसे एक बार फिर से सभी को याद दिलाना था कि वह 1 महीने के बाद आकर यहीं सबसे मिलेगा। वेद के पहुंचते ही सभी लोग इकट्ठा हो गए और वेद ने बगैर किसी की बातें सुने अपनी मनमानी करते हुए कहा, पूरे 1 महीने के बाद आज के ही दिन मैं यहीं तुम लोगों को मिलूंगा। तब मैं तुम लोगों को वक्त नहीं दूंगा, बल्कि समझदार हो समझ गए होंगे। इतना बोलकर वह मुस्कुराया और कार में जाकर बैठ गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। जो लोग तैयार हो गए थे वह तो अपने
कंधा उचकाते हुए दुकान में चले गए। वहीं जो नहीं तैयार हुए थे वह सब अपना चेहरा लटकाते हुए अपनी दुकान के तरफ चले गए। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।